हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे रिवीजन सीरीज चल रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और हमारा अभी रिसेंट एग्जाम जो आपका होने वाला है दैट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का आज हम कंप्लीट करेंगे टर्शियरी एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। ठीक है, तो टर्शियरी एक्टिविटी के इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से आगे एक बार हम इस चैप्टर के कुछ पॉइंट को डिटेल में देखें कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो बच्चों, टर्शियरी एक्टिविटीज जो कि एक्चुअली सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन आपको मैंने टैंजिबल गुड जो आपके हाथ में जैसे आप पकड़ कर चेक कर सको, ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं। और ना ही हम प्राइमरी सेक्टर से कोई डायरेक्ट प्राइम नेचर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि ये एक सर्विस सेक्टर है जहां पर हम सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब ये सर्विस सेक्टर अलग अलग तरीके से है, मार्केट के बेसिस पर है, बैंकिंग के बेसिस पर है, कम्युनिकेशन बेसिस पर है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में क्वाटनरी एंड क्वीनरीज एक्टिविटी के बारे में भी मेंशन। ठीक है, तो आइए विद फर्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग। रूरल और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के डिफरेंसेस क्या है? तो बच्चों, जब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हम इन पर्टिकुलर टॉपिक के फीचर्स भी कंप्लीट करते चलेंगे, ताकि अगर आपको डिफरेंस ना पूछे फीचर्स बोला तो आप वो भी क्वेश्चन कर पाए, या तो फिर करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर पाए। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि सीबीएसई कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा और किस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस अपनी तरह से प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स क्या है? जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये बताना जरूरी है कि रूरल मार्केटिंग सेंटर्स क्या है, इसका डेफिनेशन। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स सर्व एज अ ट्रेडिंग ऑफ द मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग सेंटर क्या है? सर्व एज ट्रेडिंग के रूप में काम करता है ऑफ द मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप, व्हाइल अर्बन सेंटर्स हैव मोर स्पेशलाइज्ड अर्निंग। राइट, तो अगर हम रूरल मार्केटिंग सेंटर में देखें तो ये कोई स्पेशलाइज आपका जो है कॉन्सेप्ट पर बेस नहीं है, या फिर कोई स्पेशलाइज सर्विसेज यहाँ पर नहीं है, बल्कि रूरल एरियाज के लिए है जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स अलग अलग नहीं मिलेंगे, लेकिन रूरल जो एरियाज है वहाँ के नीड को फुलफिल करने के लिए तो मार्केट बनती है जो रूरल एरिया से कनेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। ठीक है, और जबकि अर्बन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अर्बन सेंटर्स जो होती है, अर्बन मार्केट सेंटर्स, वो इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज बहुत वास्ट होती है, बहुत बड़ी होती है, वाइडर कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन टू रूरल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में जो नीड्स है, जो डिमांड्स है, जो फोकस है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन रूरल मार्केट। द फीचर, और या तो हम कह सकते हैं फीचर्स तो है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज रूरल सेक्टर बहुत ज्यादा, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है कि वो केवल वहां पर आसपास के गांव के लोग जो है वहां पर कपड़े लाकर बेचते हैं, ग्रेन सेल करते हैं, चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां। ठीक है, मंडीज वगैरह लगते हैं या हार्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन होता है जो कभी सप्ताह में एक दिन लगता है या फिर डेज में लगता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो देखने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम अर्बन सेंटर्स के बारे में बात करें तो अर्बन सेंटर्स में दीज आर वेल डेवलप, यानी कि पर्सनल एंड ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज ये अर्बन सेंटर बहुत अच्छे है। किसी को पर्सनल सर्विस है, पर्सनल सर्विस जैसे कि टैक्स, मान लेते हैं टैक्स, तो अब आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो टैक्स रिटर्न पर्सनल सर्विसेज में आता है, जहाँ पर आपको एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा जो आपका टैक्स रिटर्न फाइल करे, या तो खुद भी आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल सर्विसेज। ये दोनों आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? इस तरह के सर्विसेज आपके इन कंपैरिजन टू रूरल मार्केट आई है। राइट, ये आपको अर्बन सेंटर, तो जहां पर ये रूरल सेंटर की कमी है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है लिमिटेशंस ऑफ रूरल मार्केटिंग सेंटर, आपसे पूछा जा सकता है लिमिटेशंस, आपको फीचर्स ना पूछे,
लिमिटेशंस ऑफ द रूरल मार्केटिंग सेंटर। तो आप ये भी पढ़ के रखिएगा, इस तरह से भी पढ़ के रखिएगा, ठीक है। रूरल मार्केटिंग सेंटर बच्चों आपको हर अलग अलग एंगल से पढ़ना है, केवल आपको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने। तो उस पीवाईक्यू को जब आप पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली पीवाईक्यू आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प, लेकिन 100% अगर आपको पेपर को कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से खुद के समझदारी के बेसिस पर आपको नोट्स बनाना है। और ये कब होगा, जब आप प्रॉपर रीडिंग करेंगे अलग अलग एंगल। तो हमने क्या देखा, रूरल मार्केटिंग सेंटर क्या है, एक ट्रेडिंग सर्विस है और मोस्ट रूरल टाइप है और रूरल एरियाज के लिए रूरल और मार्केटिंग सेंटर्स में आपको पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज रहेंगे, लेकिन वहीं पर अर्बन सेंटर्स में ये वेल डेवलप्ड आपको मिलेगा। मोस्टली दे हैव वीकली बाजार। तो अभी मैंने बताया ना आपको, हाट बाजार, वीकली बाजार होती है, वीक में एक बार होती है, वंस इन अ वीक होती है, या फिर बाई वीकली होती है गाँव, ठीक है। तो रूरल एरियाज में एंड इन अर्बन सेंटर्स दे हैव वीकली बाजार्स एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड बाजार्स भी होते हैं। अर्बन एरियाज में आपको वीकली बाजार्स भी देखने मिलेंगे, कि अर्बन एरियाज में आपको वीकली मार्केट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अर्बन एरियाज में भी हाट लगते हैं, ठीक है। आप अगर कभी किसी भी अर्बन इलाके में जाएंगे तो हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी है, जैसे कि आपको जमशेदपुर में मंगला हाट, तो इस तरह से, यानी मंगला हाट मतलब दैट इज ऑन द डे ऑफ मंगल, यानी हिंदी में उसको मंगलवार, ट्यूसडे के दिन लगता है, ठीक है। तो वहां पर वीकली मार्केट देखने मिलेगा, जहां पर आसपास के रूरल एरिया से लोग शहरों में आकर के सामान बेचेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनाइज बाजार भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, है ना, ये सारा। एंड मोस्ट ऑफ, अब बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द रूरल मंडीज जो है एक्ट एज होलसेल मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल मंडी क्या काम करते हैं, रूरल मंडी जो है ना वो होलसेल मार्केट काम करते हैं, कि जहाँ पर से आप ज्यादा सामान और आपको बहुत ज्यादा वहां पर कम मैंने डिस्काउंट मिलेगा, कम पैसे देने। एंड ये रिटेल मार्केट भी होता है, अर्बन मार्केट जो होता है ना, ये ऑफर करता है आपको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज वेल एज क्या ऑफर करता है, स्पेशलाइज्ड मार्केट भी ऑफर करता है, ठीक है। और वहीं पर रूरल मार्केट में आपको कई सारे रॉ मटेरियल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के कुछ पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मेंशन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सेंटर। अब ये रिटेल ट्रेडिंग सेंटर, यानी ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स तो मार्केट आर वन टाइप ऑफ सर्विस, राइट, मार्केट लग करके जहाँ से कंज्यूमर आकर अपनी जरूरत के सामान को खरीद जाते हैं, ये भी सर्विस प्रोवाइडिंग में हो गया, क्लियर। तो अब बात करते हैं व्हाट इज रिटेल मार्केट, ठीक है। रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स क्या है, तो रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये बिजनेस एक्टिविटी। रिटेल ट्रेडिंग सेंटर क्या है, रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स जो है दीज आर द बिजनेस एक्टिविटी, और ये किससे कंसर्न है, कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स, कंसर्न विद द सेल ऑफ व्हाट, ये क्या सेल करती है, गुड्स सेल करती है, लेकिन ये गुड्स डायरेक्टली किसको सेल करती है, गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करती है, ठीक है। कंज्यूमर मतलब कौन, वी द पीपल, जो जाकर के मार्केट में सामान खरीदते हैं, डायरेक्टली खरीदते हैं, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है जहां पर सेल ऑफ गुड होता है, लेकिन सेल ऑफ गुड डायरेक्टली किसको होता है, सेल ऑफ गुड डायरेक्टली कंज्यूमर को होता है, यानी कि लोगों को बेचे जाते हैं डायरेक्टली, यानी कि फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स, क्योंकि आपको सम ऑफ द फीचर्स मिला तो टाइप भी आप उसमें। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। अब एक टू टाइप्स में आपका क्या है, पहला क्या है, फिक्स्ड स्टोर रिटेलिंग होता है, पहला हो गया आपका फिक्स्ड स्टोर रिटेलिंग, और दूसरा आपका क्या है, द सेकेंड वन इज नॉन स्टोर रिटेल। तो आखिर ये फिक्स्ड स्टोर रिटेलिंग क्या है, तो ये जो रिटेल ट्रेडिंग जो होती है दैट टेक्स प्लेस इन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और स्टोर्स, ठीक है, कहाँ पर, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट या फिर स्टोर्स में। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले रहे टीवी का शोरूम जो कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में बनेगा, वो तो आपको मंडी बाजार में तो नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको शोरूम में जाना पड़ेगा। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के शोरूम का एग्जांपल ले ले, केवल टीवी नहीं, वहां पर आपको फ्रिज भी मिलेगा, सब कुछ। या फिर फर्नीचर्स के शोरूम ले लीजिए, ये हो गया आपका रिटेल ट्रेडिंग सेंटर जो आपको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और स्टोर्स में मिले, और जहां से हम डायरेक्ट किसको सामान बेचने का काम करते हैं, कंज्यूमर्स को सामान बेचने का काम करते हैं, ओके। एग्जांपल्स में क्या है, आपके शॉप्स हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए,
इसके अलावा आजकल तो सुपरमार्केट्स का दौर चल रहा है या स्पेशलिटी स्टोर्स हो, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिटेल। तो एग्जांपल्स भी पढ़ के रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे कि एग्जांपल्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग क्या है या फिर टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सेंटर क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ अब बात करते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या है, ठीक है। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या है, तो ये जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर को सामान बेचने के लिए हमको एक फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, आज के टाइम पे फिक्स एस्टैब्लिशमेंट के बिना भी हम सामान बेच, जैसे कि आज के टाइम पे ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर है, आप सभी जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा घरों पे सामान, घर पे हम बैठे रहते हैं और सामान आ जाता है, लोग ब्लिंकिट करते हैं, लोग करते हैं, ऑर्डर करते हैं, अलग अलग जो है आपका ऑनलाइन हब है जहां से आप सामान मंगा लेते हैं। तो इसके लिए कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ही जाएंगे लोग तो सामान मिलेगा, बल्कि आपको घर बैठ करके सामान मिलेगा। तो रिटेल एक्टिविटीज दैट ऑकर आउटसाइड अ फिक्स्ड स्टोर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन स्टोर रिटेलिंग। ओके, तो हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। और एग्जांपल्स क्या है, अब स्ट्रीट पेडलिंग भी है, राइट, रास्ते के किनारे, ये भी डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान बेचते हैं, सब्जी वाले हैं, प्लास्टिक आइटम वाले लोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हैंडक्राफ्ट जो है वो भी आपको डायरेक्ट मिलेगा, मोबाइल ट्रक, डोर टू डोर सेलिंग, ये सारा कुछ आपको जाता है, नॉन स्टोर रिटेलिंग में आता है। डोर टू डोर यानी कि घरों पे रहते हैं लोग, सब्जी करने के लिए आते हैं, बेचने के लिए आते हैं, तो वो उसके लिए कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन वाला तो है, ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ दिस व्हाट, रिटेल ट्रेडिंग। तो सबसे पहला की फीचर क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फाइनल कंज्यूमर, यानी कि जो इनसे खरीदेगा यानी हम लोग खरीदेंगे तो हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी का बोतल मैं रिटेल शॉप से लेकर आई, रिटेल ट्रेडिंग सेंटर से, अब इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगी, ये मैं किसी को सेल करने का काम नहीं करूंगी, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने का। नेक्स्ट क्या है, वेयरिंग स्केल। तो अब वेयरिंग स्केल मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो फ्रॉम स्मॉल वेंडर यानी कि छोटे छोटे सामान बेचने वाले, जैसे कि स्ट्रीट पेडलिंग हो गया या तो फिर डोर टू डोर सप्लाई करने वाले सामान, ठीक है, टू लार्ज सुपरमार्केट जो है एंड ई कॉमर्स भी इसके है, ठीक है। तो इसके की फीचर्स में आपका क्या हो गया, स्मॉल वेंडर्स हो गया, टू लार्ज सुपरमार्केट्स भी हो गया, और आज के टाइम पे यहाँ हमें और क्या देखने के लिए मिल रहा है, ई कॉमर्स देखने, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रिटेल ट्रेडिंग से। ओके, फंक्शंस क्या करता है, तो फंक्शंस ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सेंटर सेलिंग है, डिस्प्ले है, स्टोरेज है, क्रेडिट और आफ्टर सेल है, एंड गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन की ज्यादा फंक्शन, ठीक है। लोकेशन इन्फ्लुएंस बाय पॉपुलेशन, डिपेंड करता है कहाँ पर कितना पॉपुलेशन है, जैसे कि कुछ इलाके जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पर आपको दूर दूर तक जो है दुकान देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन अगर वहीं पर आप अगर वहाँ पॉश इलाके में चले गए जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको कई सारे शॉप्स वहां देखने के लिए मिलेंगे। तो लोकेशन से डेफिनेट है, क्योंकि जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं वहां पर उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उतने ज्यादा शॉप्स को देखने के लिए मिलते हैं। और स्पेशली ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूम, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटेल ट्रेडिंग सेंटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में हर साल आते हैं, किसी ना किसी चैप्टर से जरूर आते हैं, तो हमें हर चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखना है। इवन जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं, उन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, या फिर किसी स्कॉलर्स ने कोई स्टेटमेंट दिया है उन स्टेटमेंट को भी हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो टर्शरी एक्टिविटीज क्या इंक्लूड करता है, बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, एक्सप्लेन द स्टेप। अभी मैंने बताया कि टर्शरी एक्टिविटी जो कि सर्विस सेक्टर रिलेटेड है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपने पैसा दिया और आपको सामान बन करके मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है और एक्सचेंज। तो आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन है, ठीक है, कि टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज द स्टेटमेंट। तो इसमें दोनों एक्टिविटी देखने के लिए मिल रहा है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो द प्रोडक्शन इन टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड व्हाट, द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। एक्चुअली हम यहाँ पर प्रोड्यूस क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं लोगों के लिए, क्या यहाँ पर हम लोगों के लिए सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं,
यहाँ पर कोई सामान प्रोड्यूस नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बोर्ड का राइटिंग पेन, ये सामान हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन इस सामान को मेरे घर तक पहुंचाने का या मेरे स्टूडियो तक पहुंचाने का काम जो है जिसने किया है, उन्होंने मेरे लिए सर्विस प्रोड्यूस, क्योंकि ये तो मैं डायरेक्ट खरीद नहीं सकती हूँ, लेकर नहीं आ सकती स्टोर से, किसी ना किसी को मुझ तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये हो गया सर्विस क्रिएट करना, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, ठीक है। तो द प्रोडक्शन इन टर्शियरी एक्टिविटी इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और इस सर्विस को कौन कंज्यूम करता है, कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द आउटपुट। द आउटपुट जो होता है वो इनडायरेक्टली जो होता है मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अब आउटपुट कैसे हम मेजर करते हैं, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यानी टर्शियरी एक्टिविटी आउटपुट जो है वो हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेजेस, कि किसी ने मेरे पास तो मेरा इंटरैक्टिव पैनल मुझे पहुंचाया, या फिर मैंने जो भी ऑनलाइन में सामान को ऑर्डर किया था, गुड्स को ऑर्डर किया था, वो मेरे घर तक पहुंचा है, तो उसके जो सर्विस चार्ज होते हैं उसको पहुंचाने के, उसके हमने क्या दिए, उनके हमने, राइट। तो ये हो गया आपका वेजेस इन टर्म्स ऑफ वेजेस, यानी पैसे के रूप में, यानी कि सैलरीज के रूप में हम उनको देते हैं। तो दैट क्योंकि उन्होंने सर्विस प्रोड्यूस किया, उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया हमारे, क्योंकि ये काम हम नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, दिल्ली जाना चाहती हूँ, मुंबई जाना चाहती हूँ, कहीं पे जाना चाहती हूँ, तो वहां जाने के लिए मुझको तो सर्विस चाहिए। कौन सी सर्विस चाहिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्योंकि मैं तो अकेले नहीं जा सकती वहां से पैदल, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल किसी के लिए। तो ऐसे कंडीशन पे जो सर्विस हमको ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए हमको चार्ज देने पड़ेंगे, चाहे मैं अपना घर शिफ्ट करूँ या फिर मैं खुद कहीं जाऊँ, तो उसके लिए मुझको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वेजेस या देने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए उन्होंने सर्विस जनरेट किया है, प्रोडक्शन किया है, इसलिए हम उसको चार्ज देते हैं। हाँ, लेकिन ये हमारे पास कोई सामान के रूप में, एक कोई गुड्स के रूप में हमारे हाथ पे नहीं है तो हम देखेंगे, हाँ, लेकिन बिना इसके चल भी नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सचेंज इन्वॉल्व। अब इसमें हम लोग एक्सचेंज क्या करते हैं, दिस एक्सचेंज इन्वॉल्व ट्रेड। नेक्स्ट क्या इन्वॉल्व करता है, दिस एक्सचेंज इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट, दिस एक्सचेंज इन्वॉल्व कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन तो देखा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, जिस चीज की हमको जरूरत है, ये कोई बना हुआ कोई सामान नहीं है जो हमारे हाथों पे रख करके हमने उसके पैसे दिए हैं, बल्कि उसके लिए पैसे दिए जिसके वजह जो उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड किया, हमारे किसी न किसी काम में हमें हेल्प किया, हमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पहुंचाए, या हमको बैंकिंग सर्विसेज दिया, या कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि हम सर्विस जनरेट करते हैं। अब एक्सचेंज में हम क्या आता है, एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है। ट्रेड, हम एक्सचेंज में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंस। अब इसको हम किस पर्पस में यूज करते हैं, टू ओवरकम डिस्टेंस। तो टर्शियरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व्स द कमर्शियल आउटपुट। तो टर्शियरी एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व करती है, द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल, यानी कि कोई बना हुआ सामान नहीं, जैसे ये बॉटल, राइट, ये मुझे नहीं मिलेगा, बल्कि हाँ, ये पानी के बॉटल को अगर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया है तो ऑनलाइन से मेरे घर तक पहुंचने, मेरे स्टूडियो तक पहुंचने में ये जो सर्विस मुझे मिल रही है उसके बदले में हम उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्विस, ठीक है, क्लियर हो गया इतने पॉइंट, ओके। Now, the next point, they are not directly involved in the processing of physical raw material. तो यहाँ पर कोई physical raw material का, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को प्रोसेस किया जा रहा है, या जूट को प्रोसेस किया जा रहा है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यार यहाँ पर रॉ मटेरियल का कोई प्रोसेस नहीं, क्योंकि टेंजिबल बनानी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एक्सपर्टाइज प्रोवाइडेड बाय सर्विसेज रिलाइज मोर हेवीली ऑन व्हाट, यहाँ पर जो सर्विसेज जो है मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स के ऊपर में डिपेंड, ठीक है। उसके अलावा किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, नॉलेज के ऊपर करता है, किसके नॉलेज एक्सपीरियंस के ऊपर, वर्कर्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दिल्ली बाई रोड जाना चाहती हूँ, अब बाई रोड जाने के लिए मुझको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, कार चलाने वाला चाहिए, जो अच्छा ड्राइवर होगा वो चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई मुझे इतनी लंबी जर्नी करनी है, तो ऐसे कंडीशन पे मेरे पास ऐसा ड्राइवर होना चाहिए जो एक्सपीरियंस वाला हो,
जो एक्सप्रेस वे में ड्राइव करना जानता हो, बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करना जानता हो, तब मैं उनका सर्विस लूँ। तो ये हो गया एक्सप्रेस, ठीक है। इसके अलावा किसी ने मुझको कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड किया, ये सारा कुछ। तो यहाँ पर अनस्किल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस चाहिए और नॉलेज भी चाहिए ऑफ द वर्कर्स रादर देन ऑन द प्रोडक्शन टेक्निक, ठीक है। मशीनरी एंड फैक्ट्री, केवल कार चलाने किसी को आता है, इस वजह से मैं उसके साथ बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जो है उस पर बिलीव करके नहीं जा सकती, बल्कि उस ड्राइवर के साथ में जा सकती हूँ जो मुझे वहां तक प्रॉपरली जाने की ताकत रखता है, उसके पास एक्सपर्टीज है सही तरीके से गाड़ी चला के जाने की, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, दैट टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कोई टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई रॉ मटेरियल का प्रोसेस नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर सर्विस जनरेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसेज ऑकर एट डिफरेंट लेवल। तो सर्विसेज अलग अलग लेवल पे होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो क्या सच में ऐसा होता है? जस्टिफाई द स्टेटमेंट, सर्विसेज ऑकर एट different levels throughout what throughout the world, support the statement with example। तो अब इसे कैसे देखेंगे? तो सर्विसेज जो है, डेफिनेटली सर्विसेज जो है वो अलग अलग सेक्टर्स डिफरेंट लेवल्स में, जैसे कि सर्विसेज आर गियर्ड टू इंडस्ट्री, यानी वो सर्विसेज जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ सर्विसेज लोगों के लिए भी होता है, सम टू बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो इंडस्ट्री के लिए भी होती है, पीपल के लिए भी होती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, रेल ट्रांसपोर्ट ले लो, रेल ट्रांसपोर्ट में जो गुड्स जो ट्रेन होते हैं वो आपकी इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं, वहीं पैसेंजर जो ट्रेन होते हैं वो पैसेंजर डेस्टिनेशन जाने का काम करते हैं। तो यानी सर्विसेज अलग अलग लेवल में देखने के लिए मिलती है। कुछ सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए, कुछ सर्विसेज दोनों के लिए, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसके अलावा लो ऑर्डर सर्विसेज होता है, हाई ऑर्डर सर्विसेज होता है। तो अब ये लो ऑर्डर सर्विसेज में क्या आते हैं? तो अगर हम बात करें लो ऑर्डर सर्विसेज के, तो इसमें आपका आ गया ग्रोसरी शॉप, राइट। लो ऑर्डर सर्विसेज में आपका आ गया ग्रोसरी शॉप्स आ गया। और इसके अलावा लॉन्ड्री सर्विसेज आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लो ऑर्डर सर्विसेज। अब बात करते हैं, अब ये लो ऑर्डर सर्विसेज कोई, राइट। अब बात करते हैं हाई ऑर्डर सर्विसेज। तो हाई ऑर्डर सर्विसेज तो होती है, दे आर एक्चुअली मोस्ट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, दे आर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अब यानी जो व्यक्ति इस सर्विस को आपको प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली उस फील्ड में उसका नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट जो है वो प्रॉपर अकाउंट्स की स्टडी करता है, पढ़ाई करा हुआ है, उसने एक्सपीरियंस है इस फील्ड, तभी जाकर वो आपको अकाउंट्स प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा आप मान लीजिए किसी लीगल कंसल्टेंट्स के पास में जाएंगे लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की तो एक्सपर्टीज नहीं होती हर एक मैटर पे। तो अगर आप लीगल कंसल्टेंट के पास में जाए किसी भी लीगल मैटर, तो भाई जब तक उनको कानून का नॉलेज नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर का नॉलेज, वो आपको जो है अपना ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यानी आप एडवोकेट के पास, लॉयर के पास, यानी इस फील्ड के स्पेशलिस्ट आएंगे जो आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, दैट सर्विसेज ऑकर एट डिफरेंट लेवल थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग लेवल में आपको सर्विसेज देखने के लिए मिलती है। तो मेनी सर्विसेज नाउ बीइंग रेगुलेटेड। अब आज के टाइम पे कई सारी ऐसे सर्विसेज हैं जिनको हम रेगुलेट, एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम। जैसे कि कई सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मान लेते हैं, बैडमिंटन वाले हैं या चेस वाले हैं, तो अगर इनके पास में फैसिलिटीज है, इनके पास में रिसोर्सेस है, वेल्थ है, तो ये अपने लिए इंडिविजुअल टीचर्स हायर करते हैं ताकि वो उनको इंडिविजुअली टीच कर पाए और उनको इंडिविजुअल जो है ग्रोथ देखने के लिए वहां पर मिलता है, ठीक है। तो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इंडिविजुअल कंज्यूमर हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम। तो वो इंडिविजुअली उनकी अफोर्ड करते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, ताकत रखते हैं। या तो कुछ लोग वह ग्रुप में भी जाते हैं तो ग्रुप में भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर्स, द लाउंडरर्स, द बर्बर्स, जो आपको इंडिविजुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लो लेवल में। तो अभी इंडिविजुअल सर्विसेज लो लेवल भी है, हाई लेवल। अब लो लेवल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको घर में गार्डनिंग का काम करने के लिए आप उसकी
कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सनल काम करने के लिए इन सब के लिए कोई स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज टूरिज्म बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट एक्टिविटी टर्म्स ऑफ। तो आज के टाइम पे अगर जितनी टर्शियरी एक्टिविटी देखें तो उसमें टूरिज्म जो है दैट बिकम द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी, नेम ऑफ द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो व्हाट इज दैट? दैट इज टूरिज्म, ओके। तो अब ये कैसे बना, एक्सप्लेन विद स्पीक। तो टूरिज्म हैज बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू की टर्म पे जैसे कि 40%, अब क्या कैसे पता चलेगा? दैट इज 40% ऑफ टोटल जीडीपी जो है कम्स थ्रू टूरिज्म। तो देश का जो है 40% ऑफ टोटल जीडीपी जो है वो कहाँ से आता है? टूरिज्म एक्टिविटी से आता है। तो आज के टाइम पे टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर रही है क्योंकि लोग घूमने का शौकीन है, लोग छुट्टियां बिताना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखना चाहते हैं, काम के प्रेशर से परेशान होते हैं, ये सोचते हैं कि चलो वीकेंड में हॉलीडे में चले जाते हैं, घूम कर आते हैं, आसपास के इलाकों में तो अच्छी जगह होती है, या फिर सीजन के हिसाब से भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो डेफिनेटली टूरिज्म जो है ये लोगों के इंटरनेट का एक इम्पोर्टेंट साधन बन गया है, कई लोगों के लिए स्ट्रेस रिलीफ है, कई लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज के टाइम पे टूरिज्म जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है। एंड नियर अबाउट कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है? इसमें जो है आपके नियरली कितने परसेंट लोग इसमें, कितने मिलियन लोग इन्वॉल्व है? 250 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व इन दी। ये भी आपका क्वेश्चन बन कि जीडीपी का कितना परसेंट जो है टूरिज्म एक्टिविटी से आता है? 40% जो है टोटल जीडीपी का यूज होता है, टूरिज्म एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट होता है। कितने मिलियन लोगों को ये नौकरी दे रहा है? 2 मिलियन लोगों को, क्योंकि इससे भी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे क्योंकि समय के साथ ये बढ़ रहा है इंडस्ट्री। क्योंकि जब हम टूरिज्म एक्टिविटी हो रहे थे उसके आसपास मार्केट लगते हैं, होटल्स की है ना, कई तरह की फैसिलिटीज की जरूरत होती है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट से वाले आते हैं। तो कई लोगों के लिए ना ये अपने आप क्या करता है, एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। एंड मेनी लोकल पर्संस आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड फैसिलिटी, लाइक लोग जो है एकोमोडेशन देने के लिए लोगों को जुड़ते हैं, इसके अलावा मील्स की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तो उस लोकल इलाके से गाइड की जो आपको गाइड करेंगे किस इलाके में कौन कौन। तो टूरिज्म जो बिकम वर्ल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट एक्टिविटी, आप इस तरह से को जस्टिफाई करके, ओके। इट आल्सो प्रोवाइड, अभी मैंने डिस्कस किया था कि टूरिज्म और क्या प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म में स्पेशल शॉप्स सर्विंग द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए स्पेशल शॉप्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो वहां से लोग खरीदने का काम करते हैं। डेफिनेटली घूमने जाएंगे तो वहां की यादों के रूप में एक सामान खरीद के लेकर आते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा टूरिज्म फोस्टर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, रिटेल ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि टूरिज्म की वजह से और क्या क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, रिटेल ट्रेडिंग बढ़ रहा है और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी इससे बेनिफिट। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, ये नहीं पूछेगा कि टूरिज्म वर्ल्ड की लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी होगी, आपसे ये भी पूछ सकता है कि टूरिज्म एक्टिविटी से बेनिफिट क्या है, ठीक है। टूरिज्म इंक्लूड व्हाट, अब टूरिज्म में क्या क्या आता है, व्हाट डज टूरिज्म इंक्लूड, क्वेश्चन लिख के रखिएगा। एडवेंचर हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज, लोग मेडिकल पर्पस में भी टूरिज्म एक्टिविटी करते हैं, यानी कि मेडिकल पर्पस यानी कि हेल्थ, यानी कि अपने ट्रीटमेंट के लिए भी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, इंडिया में एक स्टेट जाते हैं ताकि वो उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल। तो मेडिकल टूरिज्म भी आजकल इस टूरिज्म एक्टिविटी के पार्ट में है। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस लोग घूमने के लिए जाते हैं, रिलीजियस, कल्चरल और वेदर बेस्ड टूरिज्म है। तो डिफरेंट बेसिस ऑफ टूरिज्म और व्हाट डज दिस टूरिज्म एक्टिविटी, तो टूरिज्म एक्टिविटी व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड टूरिज्म, ये भी हो सकता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देगा पर्पस बिहाइंड टूरिज्म, क्या कि लोग घूमने क्यों जाते हैं, तो लोग घूमने इसलिए जाते हैं एडवेंचर के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लोग घूमने के लिए जाते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो टूरिज्म में ही आएगा। हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला प्लेस होगा तो लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। रिलीजियस, कल्चरल और वेदर बेस्ड, यानी कि गर्मी के टाइम पे वाले इलाके पे, ठंड के टाइम पे गर्म वाले इलाके पे, जहाँ पर तो बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी हो
लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा और एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि टूरिज्म के वजह से किन किन चीजों में और आपको किन अदर सेक्टर्स में, अदर सर्विसेज आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। टूरिज्म से हमको क्या मिलता है, हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड सर्विंग शॉप्स भी देखने के लिए मिलते हैं विद फॉर द टूरिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, दैट हाउ हैज टूरिज्म बिकम वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट। आई होप कि ये पूरा आंसर समझ में आया होगा। इसमें आपको क्या लिखना है, कि रेवेन्यू के बारे में बोला है तो डेफिनेटली जीडीपी वाला पॉइंट आप अपने आंसर करोगे अगर इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, और कितने मिलियन पीपल को ये जॉब दे रहा है, 250 मिलियन पीपल, और खास करके जो लोकल पर्सन होते हैं उन लोगों को यहाँ पर काम मिलता है, और वो लोग जो वहाँ पर टूरिस्ट पहुंचते हैं उनको वो कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स डिफरेंट फ्रॉम चेन स्टोर्स। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर और डिफरेंट और चेन स्टोर में, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अगर हम बात करें, दे डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर परचेसिंग ऑफ कमोडिटीज एंड फॉर ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट स्टोर। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस है। अब डिपार्टमेंटल क्या है, जैसे कि आप अगर मान लो किसी मॉल में जाते हैं, तो मॉल में आप समझ लीजिए कि मॉल में जो अलग अलग शॉप है उसको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट, तो एक फूड का शॉप है तो फूड शॉप का जो हेड होगा वो फूड के प्रोडक्ट को खरीदने का काम करेगा। ठीक इस तरह से जो क्लोथ वाले शॉप होगा, अब उसको भी डिवाइड कर दो, तो एक हो गया वुमेन क्लोथ सेक्शन और एक हो गया मेल क्लोथ सेक्शन। तो वुमेन क्लोथ सेक्शन का जो हेड होगा वो वुमेन के लिए एक्सेसरीज अवेलेबल कराएगा, तो जो मेल वाले सेक्शन होगा वो मेल के लिए प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया समझ लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर। तो या इसके अलावा जो मेडिकल शॉप वाले होंगे वो मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करने का काम करेंगे, उनकी चीजों को क्या खरीदना है, कैसे क्या डीलिंग विद दैट। और ये हो गया आपका डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट के हेड के अकॉर्डिंग जो उनके हेड होते हैं वो उससे डील करते हैं, उनको मैनेज। अब बात करते हैं चेन। चेन मतलब क्या, कनेक्टेड, एक दूसरे से साथ कनेक्टेड होगा, तो चेन स्टोर उसी को कहते हैं। जब स्टोर्स एक दूसरे कनेक्टेड होंगे दे आर कॉल्ड द चेन स्टोर, are able to purchase merchandise most economically, often go for to direct the goods to be manufactured in their space। अब चेन स्टोर्स क्या करते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि गुड्स कहाँ से खरीद कर लेकर आते हैं, कभी कभी जहां पर गुड मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से खरीद के लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चेन सिस्टम है। अब एक के बाद एक अगर किसी को देंगे तो हो सकता है उसका रेट और ज्यादा वेरी करता चला जाए, तो बेटर है कि जहां पर मैन्युफैक्चर जिस फॉर्म में मैन्युफैक्चर वहां से, and they employ highly skilled specialists in many executive। तो कई सारे टास्क होते हैं कि मार्केट का कौन देखेगा, मार्केट को करने का काम कौन करेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंदर में एम्प्लॉय करेंगे, कई तरह की एक्टिविटी आपको चेन स्टोर्स में देखने को। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है, डेलीगेट करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू डिपार्टमेंटल है। ठीक है, फॉर परचेसिंग व्हाट ऑफ कमोडिटी, डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो कौन से सामान को खरीदता है उसको वो डील करता है। फॉर एंड फॉर ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट, और स्टोर के डिफरेंट सेक्शन में कौन सा सामान कितना बिक रहा है वो सारा कुछ। लेकिन चेन स्टोर्स क्या है, एबल टू परचेज मर्चेंडाइज मोस्ट इकोनॉमिक, मोस्ट इकोनॉमिकली मतलब सस्ते से कम दामों में, ऑफन गो फॉर टू डायरेक्ट द गुड्स टू मैन्युफैक्चर, यानी वहां तक पहुंचते हैं जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होती है टू देयर स्पेसिफिकेशन, उसके पर्टिकुलर स्पेस, एंड दे एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट इन टूटिटा। चेन स्टोर्स मतलब दोज हु आर कनेक्टेड, तो वहां से वो सामान ले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एंड हाउ हैव टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन, टर्म कम्युनिकेशन के 1 मार्क्स बोला है, एंड हाउ हैव टेलीकम्युनिकेशन जो है इसने इस कम्युनिकेशन पर रेवोल्यूशन ला दिया, यानी कि क्रांति ला दिया, यानी कि बदलाव ला दिया, चेंजेस ला दिया। ठीक है, परिवर्तन लाए। तो सबसे पहले ये जाने कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिले, तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में एक्चुअली क्या होता है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सर्विसेज, कम्युनिकेशन में सर्विसेज इन्वॉल्व होती है,
सर्विसेज किस चीज से इन्वॉल्व होती है, किस चीज से रिलेटेड, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस। कम्युनिकेट करना यानी हम एक दूसरे से बात करें, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ किसके थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन में मेरे मैसेज को यानी मेरे क्लास को आप तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, यूट्यूब मान लीजिए यहाँ पर अपना सर्वर प्रोवाइड करके हमारे लिए कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन, जो कि आपका किस मीडिया में आता है, डिजिटल मीडिया का पार्ट है, ठीक है। एंड फैक्ट्स एंड आइडियाज, तो कम्युनिकेशन क्या है, वो सारे सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस। जब वो फैक्ट्स और आइडियाज एक जगह से जब दूसरे जगह पहुंचते हैं तब उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ओके, अब बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन ने किस तरह से कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज किया, तो इसके लिए हम पुराने टाइम पे चले जाते हैं, हिस्टोरिकल पास्ट एंशिएंट पीरियड पे। एक ऐसा टाइम पीरियड जब लोगों के पास कोई मोबाइल नहीं था, एक ऐसा टाइम पीरियड जब लोगों के पास में कोई पोस्टल सर्विस था, राइट, तब ना ही ट्रेन था, तब लोग कैसे करते। तो आपने क्लास 12 की हिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा कि पहले लोग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। तो लोग जो है खुद पैदल चल के जाते थे, है ना, जो कि मेडाइवल पीरियड में देखा गया, लोग पैदल चल के जो है एक एक मतलब पर्टिकुलर एक डिस्टेंस को कवर कर रहे, 4 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर रहे, वहां पर कोई और खड़ा है, अब ये उनको ट्रांसफर कर रहा है मैसेज, अब वो उधर दे करके जा रहा है। इस तरह से जो है चीजें जो है आपका इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होता था, ठीक है। यानी वो बहुत डिफिकल्ट था। अगर यहाँ कुछ घटना घट गई, एक्स प्लेस में कुछ हुआ और वाई प्लेस को इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं मिली। लेकिन अगर आज की हम अगर बात करें, आज टेक्नोलॉजी जितना एडवांस है, तो अमेरिका में क्या हो रहा है, वर्ल्ड के एक हिस्से से क्या हो रहा है, वो हमें इमीडिएटली पता चल जाएगी, है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिकॉज ऑफ द स्पीड विद विच मैसेजेस आर सेंट, आज के टाइम पे बहुत स्पीड में मैसेज भेजे जा रहे हैं, ठीक है। एंड द टाइम रेड्यूसेस फ्रॉम वीक्स मिनट, मिनट के अभी सेकंड में आ गया है ना, तो इस तरह से टाइम रेड्यूस हो गया। पहले क्या है कि एक मैसेज को पहुंचने के लिए पूरे 1 वीक का भी टाइम लग सकता है, कई बार तो महीने भी लग जाते हैं, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो विद इन अ मोमेंट आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, आप कॉल करेंगे, आप चैट बॉक्स में डालेंगे, मैसेज कर देंगे, आप व्हाट्सएप करेंगे कि क्या कनेक्टिविटी, इससे भी लोगों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द स्पीड विद विच मैसेज आर सेंट, और टाइम रेड्यूस हो गया, टाइम रेड्यूस हो गया वीक से, ठीक है। और इसके अलावा रिसेंट एडवांसमेंट हुआ किसमें, मोबाइल टेलीफोनी में, हैव मेड कम्युनिकेशन ऑन डायरेक्ट एंड इंस्टेंटिनियस, ठीक है, इंस्टेंटिनियस, कितने जल्दी, तुरंत तुरंत जो है मैसेज पहुंच जाएगा एट एनी टाइम और एनी। Now the next question, why is climate one of the main reason for the importance of tourism in Mediterranean? Explain with example, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा कि लोग घूमने के लिए जाते, अभी हमने टूरिज्म एक्टिविटी किया था, टूरिज्म में हमने क्या देखा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी टूरिज्म एक्टिविटी किससे अफेक्टेड होता है, तो टूरिज्म एक्टिविटी जो है डिफरेंट फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, उनमें से क्लाइमेट भी एक फैक्टर है व्हिच अफेक्टिंग द टूरिज्म एक्टिविटी, राइट। कि जैसे हम स्नोफॉल देखने के लिए कहाँ जाएंगे, हम ठंड के टाइम पे लद्दाख जाएंगे। लद्दाख क्यों, क्योंकि लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, वहां बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए, या फिर ठंड वाले ऐसे इलाके जहाँ पर स्नो, ठीक है। अब ठीक इस तरह से जब इतनी ज्यादा ठंड होगी तो वो लोग भी जो बहुत ठंड वाले इलाके से लोग कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कम ठंड हो, घूम कर आएंगे, क्योंकि वहां पर तो ठंड है तो बहुत सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है इट बिकम वन ऑफ द मेन रीजन फॉर टूरिज्म इन मेडिटेरेनियन लैंड। मेडिटेरेनियन लैंड मतलब जो मेडिटेरेनियन सी है, किसके बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। तो वहां पर क्लाइमेट क्यों एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि लोग वहां पर टूरिज्म एक्टिविटी, तो मोस्ट पीपल फ्रॉम, तो अभी मैंने बताया most people from colder region expect to have warm sunny weather for beach holidays। तो बीच हॉलीडेज के लिए आपको कोल्डर वेदर नहीं बल्कि वार्म हल्का गर्म वाला टाइम होना चाहिए, सनी वेदर होना चाहिए, तब आप बीच में जाकर के अपने हॉलीडे को एंजॉय कर पाएंगे। एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन द मेडिटेरेनियन। ये लोग जो है मेडिटेरेनियन में जो है क्या चीज के लिए जाते हैं, टूरिज्म एक्टिविटी, यानी कि लोग घूमने के लिए जाते हैं। और मेडिटेरेनियन
क्लाइमेट क्या है, ऑफर करता है ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर देन इन एनी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, क्योंकि यूरोप तो ठंडा वाला इलाका है, लेकिन जो मेडिटेरेनियन वाला इलाका है वहां पर इनको किस तरह का क्लाइमेट मिलता है, कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर इन कंपैरिजन अदर पार्ट ऑफ यूरोप। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग आवर ऑफ सनशाइन है। भाई आप बीच में हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हो, लंबी ना हो, दिन लंबी ना हो, फिर आपके लिए कोई फायदा नहीं है, राइट। तो लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन और साथ ही साथ बारिश भी नहीं होना चाहिए। लो रेनफॉल थ्रू आउट द पीक हॉलीडे सीजन, यानी कि जब हॉलीडे का सीजन होता है तब यहाँ पर बारिश भी कम होती है और सनशाइन भी लंबा रहता है, यानी कि दिन बड़ी होती है। इस वजह से लोग अपने हॉलीडे को एंजॉय कर पाते हैं, और इसलिए जो है क्लाइमेट जो है ये एक इम्पोर्टेंट रीजन बन गया मेडिटेरेनियन एरिया में, मेडिटेरेनियन लैंड में अपने हॉलीडेज को एंजॉय करने का, एंड बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स कैटर्ड टू नियर बाई सेटलमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पूछ लिया कि नियर बाई एरियाज के नीड को। भाई सीधे सीधे आपको क्या बताना है, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के फीचर्स को एक्सप्लेन। ओके, तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स कैटर्ड टू नियर बाई सेटलमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। These are quasi-urban centers that serve as trading centers of the most rudimentary type. Okay, here personal and professional services are not well developed. Rural marketing centers जो है नियर बाई सेटलमेंट मतलब आसपास के लोगों के लिए नीड की, यहाँ पर कोई स्पेशलाइज सर्विसेज या कुछ नहीं, जो ऑलरेडी अभी हमने पहले क्वेश्चन में रूरल मार्केटिंग सेंटर और अर्बन मार्केटिंग डिफरेंस, बस वही पॉइंट यहाँ पर लिखना है। बस क्वेश्चन आपको घुमा के दिया, आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि मेंशन द फीचर, राइट। क्वेश्चन में बोला है रूरल मार्केटिंग सेंटर्स कैटर्ड टू नियर बाई सेटलमेंट, डेफिनेटली आसपास के सेटलमेंट को फुलफिल करेगा, क्योंकि वहां पर मार्केट्स नहीं होते हैं, दूर दराज के इलाके हैं, तो जब लोगों को वहां पर टाइम मिलता है तो लोग वहां पर बाई वीकली मार्केट लगाते हैं या फिर मार्केट वंस। तो हियर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल, एंड दीज फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो लोकल कलेक्शन के ऊपर में डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन, तो आसपास के लोगों की जो जो स्पेशलिटी होती है वो उसको उस मार्केट में लेकर आके वहां के लोगों के लिए है। एंड मोस्ट ऑफ दीज हैव व्हाट, मंडीज। मंडीज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मंडीज, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मंडीज क्या है, मंडीज के बेनिफिट, तो मंडीज होते हैं आपके होलसेल मार्केट एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज भी होते हैं, जहाँ पर हम डायरेक्ट किसको सेल करते हैं, डायरेक्ट हम कंज्यूमर को सेल। अब भाई मंडीज में सामान सस्ते मिलते हैं, भाई अब मैंने चावल उगाया, अब मैं चावल डायरेक्ट किसको सेल कर रही हूँ, कंज्यूमर को, जो खरीदार है। तो मेरे बीच में और तो कोई लिंक नहीं है, जिसको मैंने बेचा तो उसने और को बेचा तो उसने और को बेचा। तब ऐसा जब होता है लिंक के थ्रू जब जाता है तब वो कॉस्टली हो जाता है, लेकिन जब प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है तो फिर उसके दाम सस्ते हो जाते हैं, इसलिए मंडी में सामान वगैरह बहुत सस्ते होते हैं। और क्यों, वहां पर किसकी नीड को फुलफिल करते हैं, तो आसपास की। यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस आपको फीचर्स ऑफ द रूरल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सर्विस और डेवलपमेंट। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर, कितने हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, जो आपकी अलग अलग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, राइट। अब टर्शरी क्या है, टर्शरी आपका आता है सर्विस सेक्टर, जो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आज के टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें काम करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कहाँ एम्प्लॉयड है, दे आर एम्प्लॉयड इन दी सर्विस। तो why they are employed in the service? So today most people are service worker। आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विस वर्कर है, कोई टेलीकॉलर्स के रूप में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, तो कोई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। तो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटी। सर्विसेज की जरूरत जो है ना हर सोसाइटी को लगती है, हर सेक्टर को लगती है,
बिना उसके नहीं चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी, अब प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो क्रॉप्स को भी तो सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अब क्रॉप्स को सर्विसेज की जरूरत क्यों पड़ती है, किसानों को सर्विसेज की जरूरत क्यों, तो किसानों को सर्विसेज की जरूरत इसलिए पड़ती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग तो सामान को मार्केट में से, मार्केट नहीं होगा तो फिर उनके सरप्लस का क्या होगा, सरप्लस लॉस हो जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत सरप्लस है तो उनको स्टोर हाउसेस भी चाहिए, ये कौन प्रोवाइड करेगा, सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फसल बीमा होती है, क्रॉप बीमा होती है, ताकि क्रॉप में कोई मैंने अननेचुरल एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से क्रॉप्स खराब, फसल खराब हो गई, इंसेक्ट्स का अटैक हुआ, जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, फ्लड आ गया, क्रॉप्स खराब, तब उससे बचने के लिए अब ऐसे कंडीशन एक किसान उधार लिया है, उधार लेकर के उसने फसल लगाया, फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन ड्यू टू ऑल दी इंसिडेंट फसल खराब हो गई, तब उनको अगर हमने बीमा प्रोवाइड कराया है, इससे क्या होगा, उसको अपने नुकसान नहीं कर पाएगा। यानी कि सर्विस सेक्टर की जरूरत हर जगह पे होती है। ठीक इस तरह से इंडस्ट्रीज में भी सर्विस सेक्टर्स की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस की जरूरत होती है, बैंकिंग सर्विस की जरूरत होती है, इंश्योरेंस सर्विस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी जरूरत होती है ना। So services are provided in all societies, but in more developed countries, a higher percentage of worker is employed in providing services as compared to what less developed countries, and the trend in employment in this sector has been increased while it has remained unequal. और इस सेक्टर में जो है इस वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड चेंज। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो कि पॉइंट यहाँ पर है कि आखिर डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विस सेक्टर तो क्यों काम करते हैं। तो अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की प्राइमरी एक्टिविटी, तो वहां पर क्या है कि पर पर्सन जो है यील्ड बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वहां सारे के सारे जो एग्रीकल्चरल मोस्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या मैकेनाइज्ड है, मैंने प्राइमरी एक्टिविटी आप लोगों को पढ़ाया, तो यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी के साथ इसको लिंक की, यहाँ आंसर में नहीं मेंशन किया, लेकिन आप इस तरह से आप अपनी एकदम करेक्ट कर सकते हैं कि इसे आपको प्राइमरी एक्टिविटी के साथ लिंक करना पड़ेगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर खेती कैसे होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां पर खेती जो होती है, वहां पर जो कल्टीवेशन होता है वो मैकेनाइज्ड होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा हम मशीन से ज्यादा काम करते हैं, तो इसीलिए जमीन बड़ी होती है लेकिन लोग कम काम करते हैं। तो जब भाई हमारे पास में अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है और हम काम करते हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है वहां पर ज्यादा लोगों को काम में लेने की, वहां पर कम लोगों से ज्यादा काम हो जाता है ड्यू टू यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मशीन सारी, ठीक है। लेकिन यही काम जो है डेवलपिंग कंट्रीज में लोग बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पे लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी लो होती है, तो इस वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर सर्विस सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज ट्रांसपोर्ट डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से अलग कैसे है, एक्सप्लेन करना है आपको किसके साथ, एग्जांपल्स। तो ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस, अब यहाँ पर यानी किसने दिया, एक तरह से ट्रांसपोर्ट और आपका किसके बीच में डिफरेंसेस पूछा है, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही सर्विसेज एग्जांपल है, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना और एक कम्युनिकेशन यानी कि मैसेज, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आइडियाज। तो ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटीज जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कैरेज ऑफ पर्सन एंड गुड्स, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने का काम करता है, यानी कि टेंजिबल गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। व्हाइल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें कि जो मैसेज और इंफॉर्मेशन वर डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, ये मैसेज या इंफॉर्मेशन हम कैसे पहुंचाने का, सच मूवमेंट टेक प्लेस ओवर लैंड, वाटर एंड एयर इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, लेकिन क्या कम्युनिकेशन में लैंड कम्युनिकेशन, वाटर कम्युनिकेशन, एयर कम्युनिकेशन होता है। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस कोई लैंड रूट, वाटर रूट या ट्रांसपोर्ट रूट से नहीं होता, बल्कि प्रिंट के थ्रू होता है, टेलीफोन के थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, these are the examples of communication, right? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज टू। व्हाइल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सब ट्रांसपोर्ट में क्या है, रोड है,
रेलवेज है, वाटरवेज है और एयरवेज है। लेकिन अगर हम बात करें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम लोगों को कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, दैट इज व्हाट, न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, मैगजीन्स और बुक्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, टीवी, टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट। आ गया ना डिफरेंसेस समझ में? तो भाई ये डिफरेंसेस पढ़ के रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हाउ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में हम फिर से कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो में जितना क्या है ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से पाए और प्रॉपर नॉलेज के साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।